रात के 3:03 हो रहे हैं। मतलब कमरे में एकदम अंधेरा है और बस लैपटॉप की नीली रोशनी चेहरे पे पड़ रही है। सबसे डरावना समय। बिल्कुल। और तभी एक नया ईमेल आता है जिसमें सिर्फ एक वीडियो अटैच है। कोई इंसान बस अपनी बोरियत मिटाने के लिए उस पर क्लिक करता है और स्क्रीन पर वो खुद को देखता है। अरे बाप रे। लेकिन स्क्रीन के अंदर वाला इंसान सो रहा है, जबकि असलियत में वो इंसान जाग कर उस स्क्रीन को देख रहा है। मतलब ये सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमारे सामने जो नोट्स और स्रोत हैं, हम इसी खौफनाक केस स्टडी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे लास्ट सीन कहा जाता है। और ये सिर्फ कोई इंटरनेट की आम भूतिया कहानी नहीं है। मेरा मतलब है ये डिजिटल तकनीक, आज की साइकोलॉजी और इंसान के सबसे गहरे डर का एक ऐसा क्रॉस सेक्शन है जो सच और स्क्रीन के बीच की दीवार को पूरी तरह गिरा देता है। सही कहा। और इस चर्चा का हमारा मिशन भी यही समझना है कि कैसे ये जो इंटरनेट का वायरल कल्चर है ना, और हमारी खुद की जो जिज्ञासा है, वो कैसे हमारे ही खिलाफ एक हथियार बन सकती है। बिल्कुल। तो इस घटना की जो मुख्य पात्र है, जिसके इर्द गिर्द ये स्रोत घूमते हैं, उसका नाम है रिया। अब रिया कोई आम लड़की नहीं है, वो एक यूट्यूबर है। हाँ, और उसका कंटेंट भी बहुत स्पेसिफिक है। हाँ, वो हॉरर व्लॉग्स बनाती है। मतलब पुरानी, वीरान और डरावनी जगहों पर जाना, वहां अपना कैमरा लेकर पूरी रात बिताना और अजीबोगरीब कहानियों को डॉक्यूमेंट करना, ये उसका रोज का काम है। एक तरह से वो डर का व्यापार करती है। एग्जैक्टली। वो डर को एक कमोडिटी बनाकर अपने दर्शकों को परोसती है। और यहीं से ना इस पूरे केस स्टडी की सबसे बड़ी विडंबना या कह लें आयरनी शुरू होती है। वो कैसे? चाहे वो जंगली जानवर हों या दुश्मन, वो अंदर ना आ सके। खुद को सुरक्षित रखने के लिए। हाँ, रिया भी ना डर को हमेशा बाहर उन खंडरों में ही ढूंढती थी। लेकिन आज की इस आधुनिक दुनिया में हमारे बेडरूम की 4 दीवारें अब हमें उस तरह से सेफ नहीं रखती। क्योंकि अब तो हमारे घरों में वाईफाई राउटर्स हैं, स्मार्ट स्क्रीन्स हैं। बिल्कुल, ये सब दुनिया के लिए हमेशा खुले रहने वाले दरवाजे हैं। और यही बात उस रात साबित हो जाती है। जब हम घटना की टाइमलाइन को ध्यान से देखते हैं तो रात के 3:03 का समय है, जो कि पैरानॉर्मल दुनिया में बहुत अहम समय माना जाता है। हाँ, रिया अपने उस सुरक्षित से कमरे में बैठी है और अपने वीडियो के कमेंट्स पढ़ रही है। तभी उसे एक ईमेल आता है जिसका सब्जेक्ट है डू नॉट वॉच अलोन, यानी अकेले मत देखना। और मेल में कोई टेक्स्ट नहीं है, बस एक छोटी सी अटैचमेंट है, last_scene.mp4। अब यहीं पर इंसान का दिमाग मात खा जाता है। हाँ, मतलब अगर हम इंटरनेट यूजर के सामान्य बिहेवियर की बात करें तो इस तरह के अनजान लिंक्स या स्पैम मेल्स को सीधे इग्नोर कर देना चाहिए या डिलीट कर देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन रिया उस वीडियो को खोल लेती है। नोट्स के अनुसार उसे लगता है कि ये किसी नए क्रिएटर की कोई चालाक मार्केटिंग ट्रिक है। और मैं बताऊं, ये एक बहुत ही सटीक मानवीय प्रतिक्रिया है। साइकोलॉजी में हम इसे डिजिटल कंप्लेसेंसी कह सकते हैं। डिजिटल कंप्लेसेंसी थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? मतलब हम हर दिन इंटरनेट पर इतने सारे स्पैम, इतने क्लिकबेट और इतने मार्केटिंग पैंथरे देखते हैं ना कि हमारा दिमाग खतरे के सिग्नल्स को इग्नोर करना सीख जाता है। अच्छा, वो अलर्ट वाला सिस्टम काम नहीं करता? हाँ, जब कोई अकेले मत देखना लिखता है तो आज के इंटरनेट यूजर का दिमाग इसे कोई असली चेतावनी नहीं मानता। वो इसे एक चुनौती या एक एंटरटेनमेंट प्रॉमिस के रूप में लेता है। मतलब उसे लगता है कि कुछ मजेदार होगा। एग्जैक्टली। इंसान की जो बुनियादी जिज्ञासा है ना, वो उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर भारी पड़ जाती है। और उसी जिज्ञासा का नतीजा वो वीडियो है। तो जब रिया प्ले बटन दबाती है तो शुरुआत में स्क्रीन पूरी तरह काली रहती है। कुछ सेकंड के बाद विजुअल्स आते हैं और यहीं पर पूरी स्थिति पलट जाती है, क्योंकि उस वीडियो में किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि रिया का अपना ही बेडरूम है। वही दीवार है, वही फर्नीचर, सब कुछ वही, यहाँ तक कि वही कपड़े जो उसने उस वक्त पहन रखे हैं। लेकिन स्क्रीन पे दिख रही रिया सो रही है। बाप रे। जबकि असली रिया जाग रही है और स्क्रीन के ठीक सामने बैठी है। मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये दिमाग के लिए एक अनसुलझी पहेली बन जाता है। सिगमंड फ्राइड ने इसे दी अनकैनी कहा था। जर्मन भाषा में इसे उनाई मलिक कहते हैं। उनाई मलिक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जो बहुत जानी पहचानी हो, एकदम फेमिलियर हो, लेकिन फिर भी उसमें कुछ बहुत ही अजीब और डरावना बदलाव हो। जैसे अपना ही घर पराया लगने लगे। बिल्कुल। जब इंसान अपने ही चेहरे या अपने ही शरीर को किसी ऐसी स्थिति में देखता है जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है,
तो एक बहुत गहरा कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होता है, दिमाग सुन्न हो जाता है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। क्या? अगर हम इस फुटेज को थोड़ा लॉजिकली डिकोड करने की कोशिश करें, अगर वीडियो में रिया सो रही है और असलियत में वो जगी हुई है, तो इसके दो ही मतलब हो सकते हैं। हाँ। या तो ये अतीत की किसी रात की रिकॉर्डिंग है, जिसका सीधा सा मतलब है कि कोई इंसान कई दिनों से उसके कमरे में छुप कर उसे सोते हुए रिकॉर्ड कर रहा है, जो कि अपने आप में बहुत भयानक है। और दूसरा लॉजिक ये हो सकता है कि तकनीक के इस दौर में ये कोई बहुत ही एडवांस्ड डीप फेक है जो रियल टाइम में रेंडर हो रहा है। एक AI जनरेटेड फुटेज। हाँ, लेकिन कहानी के नोट्स हमें एक अलग ही दिशा में ले जाते हैं। वो इशारा करते हैं कि ये किसी वैकल्पिक वास्तविकता या ऑल्टरनेट रियलिटी का लाइव फीड महसूस हो रहा था। और यहीं पर हम शक्ल या डॉपलगैंगर का कंसेप्ट बहुत प्रासंगिक हो जाता है। पुरानी लोक कथाओं में हमेशा से कहा जाता था कि अगर कोई इंसान अपने डॉपलगैंगर को देख ले तो ये उसकी मौत का संकेत होता है। हाँ, मैंने भी सुना है ऐसा। लेकिन आज के इस डिजिटल युग में हमारी पहचान सिर्फ हमारे इस भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है, हमारी एक पूरी डिजिटल पहचान है। सही कहा। तो जब स्क्रीन पर रिया खुद को देखती हैं, तो वो लोक कथाओं वाला डॉपलगैंगर अब एक डिजिटल रूप में उसके सामने आ रहा है। दिमाग ये प्रोसेस ही नहीं कर पाता कि असली कौन है, ये कुर्सी पर बैठा इंसान या वो जो स्क्रीन के अंदर दिख रहा है। और सच बताऊं तो दिमाग के काम करना बंद करने की असली वजह तब बनती है जब उस वीडियो में अचानक एक अदृश्य आवाज फुसफुसाती है। वो आवाज कहती है, उसे पता नहीं है। अरे बाप रे! इस एक वाक्य ने मुझे सच में बहुत परेशान कर दिया, क्योंकि ये आवाज वीडियो देखने वाले की बात नहीं कर रही है, बल्कि उस सोते हुए अक्स के बारे में बात कर रही है। और फिर स्क्रीन के अंदर ही रिया के बेड के नीचे से एक हाथ बाहर निकलता है। बाप रे! रिया घबरा जाती है और असल में अपने पीछे मुड़कर देखती है, बेड के नीचे चेक करती है, लेकिन असल कमरे में वहां कुछ नहीं है। वो उसे पता नहीं है वाला वाक्य ना। हाँ। वो सिर्फ एक फुसफुसाहट नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। वो कैसे? देखिए, डर तब तक एक अमूर्त चीज रहता है, एक आइडिया रहता है जब तक वो फ्रेम के बाहर हो, लेकिन ये वाक्य सीधे तौर पर पावर डायनामिक्स को बदल देता है। मतलब वो बता रहा है कि कोई कंट्रोल कर रहा है। हाँ, ये साबित करता है कि कमरे में कोई तीसरी एंटिटी है, कोई तीसरी शक्ति है जो सब कुछ देख रही है। और सबसे भयानक बात यह है कि ये जो खतरा है वो अब अदृश्य से दृश्य बन रहा है। जो चीज अब तक सिर्फ एक वीडियो फाइल थी, वो अब भौतिक रूप लेने की तैयारी कर रही है। क्योंकि वीडियो का अंत इसी बात का संकेत देता है। इसके बाद स्क्रीन वाली रिया अचानक उठती है, सीधे कैमरे में यानी असल रिया की आंखों में देखती है, मुस्कुराती है और कहती है, अगर ये वीडियो देख रही हो तो बहुत देर हो चुकी है। ये वाक्य वीडियो के रिकॉर्डेड होने के किसी भी भ्रम को तोड़ देता है। बिल्कुल, ये एक टू वे कम्युनिकेशन है। और इसके तुरंत बाद कहानी का जो खतरा है वो स्क्रीन से छलांग लगाकर असल दुनिया में आ जाता है। यह वो बिंदु है जहां डिजिटल हैकिंग एक फिजिकल खतरे में बदल जाती है। एकदम सही कहा। हाँ। असल रिया के कमरे की लाइट अचानक झपकने लगती है, लैपटॉप का वीडियो अपने आप पॉज हो जाता है और स्क्रीन पे कोई एरर मैसेज नहीं आता, बल्कि एक लाइन फ्लैश होती है, लुक अंडर द बेड, यानी बेड के नीचे देखो। जब रिया कांपते हुए नीचे देखती है तो अंधेरे में दो सफेद आंखें खुलती हैं। बाप रे! वो भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ती है, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक होने के बावजूद नहीं खुलता। खिड़की पूरी तरह से जैम हो चुकी है और फोन का जो नेटवर्क है वो एकदम गायब है। ये तो अचानक होने वाला पूर्ण आइसोलेशन है, मतलब आप पूरी दुनिया से कट गए। अगर हम इसे थोड़ा इमेजिन करें ना, तो ये किसी एस्केप रूम में फंसने जैसा है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। आमतौर पे एस्केप रूम में पहेलियां होती हैं, एक समय सीमा होती है और गेम को कंट्रोल करने वाला एक गेम मास्टर होता है जो बाहर बैठा होता है। हाँ, और आपको पता होता है कि आप सेफ हैं। लेकिन क्या हो अगर वो गेम मास्टर अचानक कोई इंसान न रहकर एक दानव बन जाए? उसने खेल के सारे नियम खत्म कर दिए हों, कोई पहेली नहीं है, कोई सुराग नहीं है, बस एक बंद कमरा है जहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। और जो कमरा कुछ मिनट पहले दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह था, अब वो एक जाल बन चुका है। और उस जाल के अंदर जो सामने आता है ना, वो इस सदी के सबसे बड़े डर का एक भौतिक रूप है। हाँ, बेड के नीचे से जो चीज बाहर निकलती है वो कोई आम साया या भूत नहीं है। स्रोत बताते हैं कि वो एक पतली लंबी औरत है जिसके बाल जमीन तक आ रहे हैं, और जब उसका चेहरा सामने आता है तो वो बिल्कुल रिया का चेहरा है। ये बहुत बहुत डरावना है। और जब रिया रोते हुए उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए, तो वो साया जवाब देता है, बस
तुम्हारी जगह। जब हम पहचान की चोरी या आइडेंटिटी थेफ्ट की बात करते हैं ना, तो आमतौर पर हमारे दिमाग में क्या आता है? क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, हैक हुए सोशल मीडिया अकाउंट्स या डेटा लीक, यही सब ना? हाँ बिल्कुल, पैसे चोरी हो जाना या पासवर्ड लीक हो जाना। लेकिन यहाँ ये साया सिर्फ रिया का डेटा नहीं चुरा रहा, वो लिटरली उसके फिजिकल स्पेस और डिजिटल स्पेस दोनों को ओवरराइड कर रहा है। इसे हम एक डिजिटल हर्मिट क्रैब की एनालॉजी से समझ सकते हैं। हर्मिट क्रैब मतलब वो समंदर वाला घोंगा? हाँ, एग्जैक्टली वही। देखिए, एक हर्मिट क्रैब का अपना कोई मजबूत खोल नहीं होता। उसे जिंदा रहने के लिए किसी दूसरे जीव के खाली खोल की जरूरत होती है। अच्छा, तो वो दूसरों का खोल इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। ये साया भी उसी तरह काम कर रहा है। उसे इस दुनिया में अपना वजूद बनाए रखने के लिए खोल की जरूरत है। और आज के समय में एक इंसान का जो डिजिटल नेटवर्क है, उसके सब्सक्राइबर्स, उसकी शक्ल, उसकी आवाज, यही तो उसका खोल है। वो साया सिर्फ रिया को खत्म नहीं करना चाहता, वो रिया की जिंदगी पहनना चाहता है। ये एनालॉजीज पूरी स्थिति को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। मतलब किसी की जान लेना एक बात है, लेकिन किसी की पूरी जिंदगी, उसका अस्तित्व, उसकी जगह ले लेना, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई डर हो सकता है। सही कहा। क्योंकि अगर कोई आपकी जगह ले ले तो दुनिया आपके गायब होने का शोक भी नहीं मनाएगी। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप जा चुके हैं। और कहानी के अगले तथ्य इसी बात की पुष्टि करते हैं। वो साया सिर्फ उसे डराकर गायब नहीं होता। नहीं, घटनाक्रम का अगला हिस्सा पूरी तरह से खौफनाक है। नोट्स के मुताबिक लैपटॉप अचानक फिर से चालू होता है और उसका कैमरा लाइव हो जाता है। उस लाइव फीड में दिखता है कि वो भयानक साया धीरे धीरे रिया के शरीर के अंदर समा रहा है। कुछ पलों के बाद स्क्रीन पर सिर्फ एक रिया खड़ी है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी हैं। मतलब असली इंसान खत्म हो चुका है। हाँ, और उसका रूप किसी और ने ले लिया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक बंद कमरे के अंदर एक इंसान की मौत नहीं है। इसका असली विस्तार तो अगली सुबह होता है, जब वो साया उस YouTube चैनल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। बिल्कुल। अगली सुबह रिया के चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड होता है। उस वीडियो का टाइटल है डू नॉट वॉच दिस वीडियो अलोन। वही सेम टाइटल। हाँ, और वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो जाता है। रिया के लाखों सब्सक्राइबर्स उसे देखते हैं। और इस कहानी का सबसे डरावना सच ये है कि जो भी इंसान उस वीडियो को पूरा देखता है, उसे उसी रात ठीक 3:03 पर वही last_scene.mp4 नाम का ईमेल मिल जाता है। हे भगवान! तो असल में हुआ क्या? रिया जिस कम्युनिटी के लिए हॉरर व्लॉग्स बनाती थी, उस साये ने उसी कम्युनिटी को अपना शिकार बना लिया। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि साया किसी पारंपरिक प्रेतात्मा की तरह काम नहीं कर रहा है। वो एक डिजिटल वायरस की तरह बर्ताव कर रहा है। कैसे? जैसे एक कंप्यूटर वायरस को फैलने के लिए किसी नेटवर्क और एक होस्ट की जरूरत होती है ना, रिया का वो स्थापित YouTube चैनल उस वायरस के लिए एक परफेक्ट लॉन्च पैड बन गया। लेकिन इससे भी गहरी बात यह है कि ये वायरस किसी सॉफ्टवेयर की खामी का फायदा नहीं उठा रहा। ये इंसान की सबसे पुरानी खामी का फायदा उठा रहा है, जिज्ञासा और फियर ऑफ मिसिंग आउट, या जिसे हम फोमो कहते हैं। इंटरनेट का जो पूरा वायरल कल्चर है वो इसी पर टिका है। वीडियो के शीर्षक में लिखा होना कि अकेले मत देखो, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, आज के इंटरनेट यूजर के लिए ये एक चुनौती है। हाँ, रिवर्स साइकोलॉजी का इससे बेहतर उदाहरण तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। इंसान हर उस डिजिटल दरवाजे को खोलना चाहता है जिस पर खतरा लिखा हो, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो इस कंटेंट को नहीं देखेगा तो वो किसी बड़े ट्रेंड से पीछे छूट जाएगा। साया इंसानी लालच और डोपामाइन लूप को हैक कर रहा है। ये बहुत ही डार्क पर्सपेक्टिव है। इसका मतलब है कि तकनीक सिर्फ खतरे का माध्यम नहीं है, हमारे जो एल्गोरिदम है वो खुद इस साये के एक अनजाने मददगार बन गए हैं। बिल्कुल। जो वीडियो जितना ज्यादा इंगेजिंग होता है, लोग जितना ज्यादा उस पर क्लिक करते हैं, YouTube का एल्गोरिदम उसे उतना ही ज्यादा प्रमोट करता है, वो उसे और लोगों तक पहुंचाता है। हाँ, साया ये बात समझता है कि उसे खुद घर घर जाकर शिकार करने की जरूरत नहीं है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स, वाईफाई सिग्नल्स और 5G नेटवर्क्स के जरिए वो एक ही रात में दुनिया भर के लाखों बेडरूम्स में अपनी जगह बना सकता है। और ये हमारी आधुनिक हाइपर कनेक्टिविटी का सबसे बुरा सपना है। मतलब हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम हर वक्त जुड़े रहना चाहते हैं, कनेक्टेड रहना चाहते हैं। लेकिन एक केस स्टडी हमें मजबूर करती है ये सोचने पर कि हम जितने ज्यादा कनेक्टेड है ना, हम उतना ही ज्यादा एक्सपोज्ड भी हैं, असुरक्षित हैं। हाँ, वो स्क्रीन जिसे हम बाहरी दुनिया को देखने की एक खिड़की समझते हैं, असल में वो एक टू वे मिरर है। टू वे मिरर? हाँ, मतलब हम बाहर देख रहे हैं
और कोई बहुत ही खौफनाक चीज उसी खिड़की से हमारे अंदरूनी और सबसे निजी हिस्सों में झांक रही है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो लास्ट सीन के इन स्रोतों से हमें ये समझ आता है कि हमारी डिजिटल पहचान हमारे भौतिक शरीर से बहुत ज्यादा बड़ी और कीमती हो चुकी है। बिल्कुल सही। एक साधारण सा स्पैम लिंक, एक रात की हल्की सी जिज्ञासा कैसे एक इंसान के पूरे वजूद को मिटा सकती है, ये उसका एक मास्टर क्लास है। कैसे इंटरनेट का इकोसिस्टम जो हमें एंटरटेन करने के लिए बना था, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। और ये भी कि जो डर हम पर्दे पर या किसी दूर वीरान जगह पर ढूंढने जाते हैं, वो शायद हमेशा से हमारे ही हाथ में मौजूद उस चमकती हुई चौकोर स्क्रीन के अंदर हमारा इंतजार कर रहा है। उसे बस एक सही क्लिक का इंतजार है। लेकिन इन सारे नोट्स और विश्लेषण पर बात करने के बाद ना, मेरे दिमाग में एक ऐसा सवाल अटक गया है जो हमारे स्रोत में सीधे तौर पे कहीं नहीं लिखा है। अच्छा। हाँ? अगर हम इस पूरे घटनाक्रम के लॉजिक को फॉलो करें तो हम एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वो क्या? जरा इस चेन के बारे में सोचिए। कहानी के अंत में ये साफ हो जाता है कि जो भी व्यक्ति वो वायरल वीडियो देखता है, साया उसकी जगह ले लेता है, उसका रूप धारण करता है और फिर उसके नेटवर्क का इस्तेमाल करके, यानी उसके दोस्तों और फॉलोअर्स का इस्तेमाल करके आगे नए शिकार ढूंढता है। हाँ, ये एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला बन गया है। लेकिन अगर ये एक चेन है तो उस रात 3:03 पर उस असली रिया को वो last_scene.mp4 वाली ईमेल सबसे पहली बार किसने भेजी थी? अरे ये सच में एक ऐसा विचार है जो पूरी कहानी के नजरिए को ही बदल देता है। बिल्कुल। क्या जिस रिया की कहानी हमने इस पूरी केस स्टडी में एनालाइज की, वो सच में असली रिया थी या उससे पहले भी कोई और रिया थी, कोई और इंसान जिसकी जगह किसी साये ने ले ली थी और फिर उस नए रूप में रिया को वो पहला ईमेल भेजा था? अगर ऐसा है तो ये जानना तो नामुमकिन है कि ये चेन असल में शुरू कहाँ से हुई थी। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस वक्त इंटरनेट पर ऐसे कितने ही क्रिएटर्स हैं, कितने ही लोग मौजूद हैं जो असल में वो इंसान है ही नहीं जिन्हें हम देख रहे हैं। शायद ये चेन कभी खत्म नहीं होगी। जब तक इंसानों में उस अकेले मत देखना वाले थंबनेल पे क्लिक करने की तलब मौजूद है, तब तक ये वायरस रूपी साया अपने लिए नए खोल, नए चेहरे और नई जिंदगियां ढूंढता रहेगा। बिल्कुल। इस विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। एक बात तय है, इस केस स्टडी को डिकोड करने के बाद अगली बार जब कोई भी अपने कमरे का दरवाजा बंद करके दुनिया से कट कर रात के अंधेरे में अपनी स्क्रीन ऑन करेगा, तो एक पल के लिए ये ख्याल जरूर आएगा कि उस स्क्रीन के पीछे से झांकने वाली आंखें सच में किसकी हैं।